रीमान इंटीग्रेशन के 15th वीडियो में आपका स्वागत। इंटीग्रेबिलिटी इन ब्रोकन डोमेन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इफ़ f बिलोंग्स टू आर ए बी एंड a लेस देन c लेस देन b, देन f बिलोंग्स टू आर ए सी, f बिलोंग्स टू आर सी बी एंड इंटीग्रल a टू b f डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल a टू c f डी एक्स प्लस इंटीग्रल c टू b f डी एक्स। क्लोज्ड इंटरवल ए बी इस सी पॉइंट के माध्यम से ब्रेक हो गया। तो ये जो डोमेन था इंटीग्रेबिलिटी का, ये ब्रेक हो गया। ये ब्रोकन डोमेन्स हैं, इसमें इंटीग्रेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं कि अगर एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी में आर इंटीग्रेबल है और सी ए और बी के बीच का कोई नंबर है, तो एफ क्लोज्ड इंटरवल ए सी और क्लोज्ड इंटरवल सी बी में भी आर इंटीग्रेबल होगा। और f का इंटीग्रल a टू b विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर होगा f का इंटीग्रल a टू c विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस f का इंटीग्रल c टू b विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ f belongs to RAC, RAB, यहां से शुरू किया, implies that f is bounded in closed interval AB। पूरे क्लोज्ड इंटरवल AB में ये बाउंडेड है। ये है क्लोज्ड इंटरवल AB और C कहीं भी बीच में नंबर है, कहीं भी है, ठीक बीच में है, मिडवे है, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ, सी कहीं भी है। तो जब आप कह रहे हो पूरे ए बी में बाउंडेड है, तो इसका मतलब ए सी में भी बाउंडेड है और सी बी में बाउंडेड है। एफ इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए सी एंड एफ इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल सी बी। क्लोज्ड इंटरवल ए सी और क्लोज्ड इंटरवल सी बी में हमें रीमान इंटीग्रेबिलिटी इस्टेब्लिश करना है, इसलिए पहले जो बेसिक नीड था वो हम पूरी कर दिए कि एफ इन दोनों इंटरवल में बाउंडेड है। नेक्स्ट, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, फिर वही उठा रहे हैं हम। एफ बिलोंग्स टू आर ए बी मीन्स एफ इज आर इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी, implies that लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स equals to upper integral a to b f dx and both equal to integral a to b f dx। इसकी नंबरिंग कर दिया जाए। नंबर 1, तो ये कंडीशन दिया था विद दिस, उसको लिया, एक अर्थ निकाला, फिर उसी कंडीशन को लिया, एक अर्थ निकाला, फिर उसी कंडीशन को ले रहा है। f belongs to RAB implies that necessary and sufficient condition for Riemann integrability, याद करिए, for every epsilon greater than 0 however small there exists P belonging to PAB such that UPF minus LPF इज लेस देन एप्सिलॉन। नंबर 2, इसको नंबर 2 कर दिए। तो ये देखो P एक पार्टीशन एग्जिस्ट कर गया है, इस पर नजर रखना है। ये जो पार्टीशन P अभी एग्जिस्ट किया है, इसका हम रिफाइनमेंट बनाने जा रहे हैं, एक पॉइंट इसमें ऐड कर ले रहे हैं। फिर अगला पैराग्राफ, लेट P डैश इक्वल टू P यूनियन सिंगलेटन C। ये जो एग्जिस्ट किया है पार्टीशन, उसमें एक पॉइंट हम और बढ़ा दिए तो रिफाइनमेंट हो जाएगा ना, रिफाइनमेंट हो जाएगा, और वो भी एक पार्टीशन होगा। देन सॉरी, लेट P डैश इक्वल टू P यूनियन सिंगलेटन C फुल स्टॉप, देन P डैश is a refinement of
इज अ रिफाइनमेंट भाई, रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P dash belongs to PAB, यानी P dash इज आल्सो अ पार्टीशन ऑफ PAB। रिफाइनमेंट को लेकर के एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं, लोअर सम और अपर सम का। इसी में सिंस P dash is a refinement of P, therefore LP dash F is greater than LPF and UP dash F is less than UPF। दैट इज, उसको तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, UP dash F इज लेस देन UPF, और इसमें माइनस से गुणा करके लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा, उल्टा कर दें, जैसे इसमें माइनस से गुणा करोगे, इधर माइनस से गुणा करोगे तो ये साइन लेस हो जाएगा, फिर इस साइड को इधर, इस साइड को उधर कर दें, तो हो जाएगा माइनस LPF जैसे कि माइनस LP dash F, ये हो जाएगा लेस देन माइनस LPF। तो अब साइड बदल रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं ना, नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रखेंगे, फिर तो उल्ट गड़बड़ा जाएगा ना मेरा। माइनस LP dash F इज लेस देन माइनस LPF। दोनों इन इक्वलिटीज को ऐड कर दो। एडिंग वी हैव UP dash F minus LP dash F is less than UPF minus LPF, और ये इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ से, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। implies that UP dash F minus LP dash F is less than एप्सिलॉन। नंबरिंग डाल दीजिए 3। अब थोड़ा देखो, ये पार्टीशन कौन है, कैसा है, पता तो है नहीं, लेकिन समझने के लिए इसको हम यूं बना लें, A x0, B xn, x1 x2 so on, XR माइनस 1, XR, या थोड़ा सा XR दूर बना दे रहा, XR सो ऑन, इसके जस्ट पहले XN माइनस 1। यही पार्टीशन P है, मान लो ये है पार्टीशन P। P में एक पॉइंट हम बढ़ा दिए, C एक पॉइंट इसी में कहीं बढ़ा देना है, तो कहाँ बढ़ाएं, है ना, तो जो जनरल सब इंटरवल है उसी में हम बढ़ा दे रहे हैं। जनरल सब इंटरवल किसको कहते हैं, IR को, इसको, इसी में हमने एक पॉइंट बढ़ा दिया C। तो A से C तक एक पार्टीशन बन गया क्लोज्ड इंटरवल AC का, और C से B तक के सारे पॉइंट्स मिलकर के पार्टीशन बना देंगे क्लोज्ड इंटरवल CB का। लेट P1 एंड P2 ये फिगर बना लीजिएगा, नहीं तो इसे समझ में आपके नहीं आएगा।
बी पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AC and closed interval CB respectively such that, ताकि P डैश बराबर हो जाए P1 यूनियन P2। A से C तक के पॉइंट्स, P1 का मतलब हो गया x0, x1 सो ऑन xr-1 और C। P2 का मतलब हो गया C xr सो ऑन xn इक्वल्स टू B। तो जो P डैश है, P डैश में C भी है भाई, क्या ये P1 यूनियन P2 के बराबर नहीं होगा? तो अब अगर हम फिगर नहीं बनाते हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि सर P डैश P1 यूनियन P2 के बराबर है, इसको यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है? अगर हम फिगर नहीं बनाएंगे तो ज़रूरत है, फिगर बना दिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं, तो साफ साफ ऐसी सेटिंग ही कर दिए हम कि P1 यूनियन P2 का जो यूनियन होगा वो P डैश हो जाएगा, नॉट P। जब पॉइंट बढ़ा दिए तो ये P डैश हो गया। फिगर मस्ट है समझने के लिए, इजिली समझ में आएगा। सच दैट P डैश इक्वल टू P1 यूनियन P। देन अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसके बाद देखो हम ये जगह ही छोड़ दे रहे हैं इतना, ठीक है ना। यहां लिखते हैं U P डैश F माइनस L P डैश F, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। P डैश माने P1 यूनियन P2, U P1 यूनियन P2 F माइनस L P1 यूनियन P2 F इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट U P1F प्लस U P2F माइनस बड़ा ब्रैकेट L P1F प्लस L P2F। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, थोड़ा ध्यान देकर समझिए। P1 यूनियन P2 माने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप सम कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट करते हो? हर सब इंटरवल में, चलो U की बात कर लें अपर सम की, तो हर सब इंटरवल में सुप्रीमम निकाल के उस सब इंटरवल की लेंथ से गुणा करते हो। तो जब इस पूरे पर निकालोगे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। इसका मतलब P1 पर निकाल रहे हैं और फिर P2 पर निकाल रहे हैं, तो पूरा यूनियन पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसकी ग्रुपिंग ऐसे कर लें, U P1F माइनस L P1F प्लस U P2F माइनस L P2F इक्वल्स टू कुछ नहीं, या कोई नंबरिंग मत डालिए। अब लिखिए कि नाउ 3 टेक्स द फॉर्म। देखो 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड था उसी की वैल्यू आप निकाले हो, है ना, या पुटिंग इट इन 3 ऐसे भी कह सकते हो। पुटिंग इट इन 3 वी हैव ब्रैकेट U P1F माइनस L P1F प्लस U P2F माइनस L P2F लेस देन एप्सिलॉन। दैट इज करके लिख रहे हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए यहां पर गणित, सिंस
अल्फा इक्वल टू यू पी वन एफ माइनस एल पी वन एफ is greater than or equal to 0, is non-negative, क्योंकि ये इससे बड़ा या बराबर होता है। आपको मालूम है अपर सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर सम, एंड बीटा इक्वल टू यू पी टू एफ माइनस एल पी टू एफ आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. That is, alpha and beta are non-negative numbers. Non-negative numbers. Such that दोनों का सम एप्सिलॉन से छोटा है, इसलिए दोनों ही एप्सिलॉन से छोटे होंगे. अल्फा लेस देन एप्सिलॉन एंड बीटा लेस देन एप्सिलॉन. दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो अल्फा भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, बीटा भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, वेयर एप्सिलॉन इज पॉजिटिव नंबर. समझ रहे हैं आप? कोई भी नेगेटिव नहीं है, दोनों नॉन नेगेटिव नंबर है. सोच के देख लो, कोई एग्जाम्पल लेके देख लो. जैसे मान लो कि 2 है, ये 3 है, लेस देन 5, तो 2 भी लेस देन 5 है, 3 भी लेस देन 5 है. कोई एक 0 कर दोगे तो 0 लेस देन, ये पॉजिटिव नंबर है तो ये बचेगा अकेला, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा. दैट इज अल्फा माने यू पी वन एफ माइनस एल पी वन एफ इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड बीटा माने यू पी टू एफ माइनस एल पी टू एफ लेस देन एप्सिलॉन. तो अब इसी बात पर हम फैसला नहीं लिखने जा रहे हैं, अब इसको हम समराइज करके बातचीत करेंगे. अब इस पूरी बातचीत का सारांश लिखने जा रहा है, तब फैसला लिखेंगे. 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स P1 belonging to PAC and P2 belonging to PCB such that UP1F minus LP1F is less than epsilon and UP2F minus LP2F is less than epsilon. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी याद करिए, उसके मुताबिक f इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर AC, f इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर CB. 10 बार ना लिखा जाए. हेंस f belongs to RAC and f belongs to RCB. सेकेंड पार्ट, एक पार्ट कर दिया हमने, अब सेकेंड पार्ट. UP dash F equals to U P1 union P2 F equal to U P1 F plus U P2 F. सबका इन्फीमम ले लो, क्योंकि अपर सम्स के सेट का इन्फीमम निकाला जाता है. यही काम हम एल लेके भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ यू लिखा है वहाँ हम एल लेके भी चल सकते हैं. implies that infimum curly bracket u p dash f such that p dash क्या चीज़ है, p का पार्टीशन,
P dash belongs to closed interval AB का partition is equal to infimum curly bracket U P1F such that P1 belongs to PAC plus infimum curly bracket U P2F such that P2 belongs to PCB. By definition, अपर सम्स के सेट का इन्फिमम क्या होता है? अपर इंटीग्रल. तो अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल ए टू सी एफ डी एक्स प्लस अपर इंटीग्रल सी टू बी एफ डी एक्स. वी प्रूव्ड दैट, अभी हम लोग प्रूव किए थे ना कि F बिलोंग्स टू आर ए सी एंड F बिलोंग्स टू आर सी बी. फुल स्टॉप. गिवन दैट F बिलोंग्स टू आर ए बी, ये दिया हुआ है और ये आपने प्रूव किया अभी. F इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर ए सी का मतलब हुआ कि लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स ए टू सी इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल ए टू सी एफ डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू सी एफ डी एक्स. देयरफॉर ये जो अपर इंटीग्रल होगा लोअर इंटीग्रल बराबर होगा और वो बराबर होगा इंटीग्रल के. इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू सी एफ डी एक्स plus integral c to b f dx. It completes the proof. इस थ्योरम का कन्वर्स अब हम प्रूव करेंगे कि अगर ब्रोकन डोमेन्स में रीमान इंटीग्रेबिलिटी हो रही हो तो उन दोनों डोमेन के यूनियन में भी रीमान इंटीग्रेबिलिटी होगी. थ्योरम नंबर 13. If F belongs to RAC, F belongs to RCB, then F belongs to RAB and integral A to C f dx plus integral C to B f dx इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स. है ना उसी का उल्टा. कन्वर्स भी सही होता है, ट्रू होता है. अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर से बड़ी कक्षा में हैं तो आपको बात ज़्यादा इजीली समझ में आ रही होगी. अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. कई बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा. F belongs to RAB, oh sorry, AC. F belongs to RCB implies that F is bounded in AC and F is bounded in closed interval CB. This implies that F is bounded in दोनों का यूनियन क्लोज्ड इंटरवल AB.
क्लोज्ड इंटरवल ए बी में हमें रीमान इंटीग्रेबिलिटी स्टेब्लिश करना है, तो उसकी पहली बेसिक जरूरत हम पूरी कर दी है कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बाउंडेड है। ओके, नेक्स्ट, f belongs to RAC, f belongs to RCB implies that lower integral a to c f dx equals to upper integral a to c f dx both equal to integral a to c f dx। इसी प्रकार से लोअर इंटीग्रल c to b f dx equal to upper integral c to b f dx and both equal to integral c to b f dx। नंबरिंग नहीं डालना है, सब याद रहे। जैसे पिछला एग्जाम्पल हम लिखे थे वैसे ही लिख रहे हैं, कोशिश करके कि लहजा वही रहे ताकि समझ में आपको आसानी से आए। फिर f belongs to RAC, f belongs to RCB implies that there exists, एक पार्टीशन इसके लिए एक पार्टीशन इसके लिए एग्जिस्ट कराइए। therefore for every epsilon greater than 0 there exists P1 belonging to PAC comma P2 belonging to PCB such that U P1F minus L P1F is less than epsilon by 2। इसकी नंबरिंग अब करनी पड़ेगी ना, इकट्ठे कर दें। एंड U P2F minus L P2F is less than epsilon by 2। इनकी नंबरिंग हम देखो कोई नंबर नहीं डाले, हम पहली बार डाले 1। चूंकि एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है इसलिए हम एप्सिलॉन बाई 2 ले लिए। आर्बिट्रेरी नंबर है तो कुछ भी ले सकते हैं। काहे एप्सिलॉन बाई 2 लिए, काहे लास्ट में एक रिजल्ट हम निकालेंगे उसमें एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन ही रहेगा। और अगर हम ना लें एप्सिलॉन लें तो वहाँ जा करके 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, तो वो थोड़ा ख़राब लगता है, फिर उसको हमको लिखना पड़ेगा कुछ और, तो इसलिए सेटिंग की जाती है। लेट P इक्वल टू P1 यूनियन P2। अब यही आपको थोड़ा सा विचार करना है। P1 क्या चीज़ है? P1 AC का पार्टीशन है, P2 CB का पार्टीशन है। AC का पार्टीशन में कौन कौन होगा? उस सेट में A होगा, C होगा और बीच में कुछ नंबर्स होंगे। CB के पार्टीशन में कौन कौन होगा? C होगा, B होगा और बीच में कुछ नंबर्स होंगे। तो जब आप यूनियन ले लीजिएगा तो उसमें कौन कौन होगा? A होगा, B होगा और बीच में कुछ नंबर्स होंगे ऑर्डरिंग में, तो P का पार्टीशन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। लेट P इक्वल टू P1 यूनियन P2 देन कामा ऑब्वियसली P बिलोंग्स टू PAB। नाउ UPF माइनस LPF कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इक्वल टू U P माने P1 यूनियन P2 F माइनस L P1 यूनियन P2 F इक्वल्स टू ब्रैकेट U P1F प्लस U P2F। अब यही फीलिंग वाली बात है ना, जो हम करें मैच्योरिटी थोड़ी चाहिए। P1 यूनियन P2 पर आप कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो, इसका मतलब P1 पे कैलकुलेट किया फिर P2 पे कैलकुलेट किया, तो वही तो हुआ। माइनस U P2F प्लस सॉरी माइनस L है ना, L P1F प्लस L P2F।
इक्वल्स टू, ग्रुपिंग ऐसे करिए, यू पी वन एफ माइनस एल पी वन एफ प्लस यू पी टू एफ माइनस एल पी टू एफ। समझ गए? ऐसा एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। और अब इन दोनों रिजल्ट का इस्तेमाल कर लें। देखिए, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 बाई 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन। और अब हम समरी बना करके कंक्लूजन लिख देंगे। Thus, for every epsilon greater than 0, there exists P belonging to PAB, यानी there exists a partition P of closed interval AB such that UPF minus LPF, यहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे आप, लेस देन एप्सिलॉन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के मुताबिक अब ये इंटीग्रेबिलिटी स्टेब्लिश हो गई। Hence, f is R integrable, f is Riemann integrable over closed interval AB. That is, f belongs to RAB. इसका एक पार्ट और भी है, सेकेंड पार्ट। Second part, UP1F प्लस UP2F मिलकर के हो जाएगा U P1 यूनियन P2F बराबर U P1 यूनियन P2 को ही आप P माने हैं तो हो जाएगा PF। इन्फिमम ले लीजिए, implies that इन्फिमम करली ब्रैकेट UP1F सच दैट P1 बिलोंग्स टू, P1 किसका पार्टीशन था? AC का, तो PAC प्लस इन्फिमम करली ब्रैकेट UP2F सच दैट P2 बिलोंग्स टू PCB इक्वल्स टू इन्फिमम करली ब्रैकेट UPF such that P belongs to PAB। P belongs to PAB का अर्थ होता है, नोटेशनल बातें लिखी हुई ना, PAB माने फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। उसमें अगर P है तो इसका मतलब P इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। तो अपर सम्स के सेट का इन्फिमम अपर इंटीग्रल होता है, अपर सम्स के सेट का इन्फिमम अपर इंटीग्रल होता है। तो हो जाएगा अपर इंटीग्रल A to C f dx प्लस अपर इंटीग्रल C to B f dx इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल A to B f dx। f की रीमान इंटीग्रेबिलिटी AC पे दी हुई है, f की रीमान इंटीग्रेबिलिटी CB पर दी गई है, इसलिए अपर इंटीग्रल A to C f dx बराबर होगा A to C f dx इंटीग्रल। उसी प्रकार से अपर इंटीग्रल C to B f dx बराबर होगा इंटीग्रल C to B f dx। और f की रीमान इंटीग्रेबिलिटी AB पर हमने प्रूव किया है, इसलिए ये अपर इंटीग्रल इंटीग्रल के बराबर होगा। implies that इंटीग्रल A to C f dx प्लस इंटीग्रल C to B f dx इक्वल्स टू इंटीग्रल A to B f dx। इस तरीके से जाके ये प्रूफ कंप्लीट हुआ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ब्रोकन डोमेन्स में हमने रीमान इंटीग्रेबिलिटी पढ़ाया, सीधा भी और उसका उल्टा भी, रेसिप्रोकल भी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने आज तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मुफ्त में बहुत कुछ दिया जा रहा है, तो ये आपका जो है फ़र्ज बनता है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें आप। रीमान इंटीग्रेशन बहुत बड़ा इलाका है। रीमान इंटीग्रेशन थर्ड ईयर BSc थर्ड ईयर में प्रायः पढ़ाया जाता है।
कहीं कहीं एमएससी प्रीवियस में भी है, पहले तो एमएससी में था ही था, बहुत पहले रीमान इंटीग्रेशन, रीमान स्टिल्जर्स इंटीग्रेशन और लेबेग इंटीग्रेशन, ये तीनों इंटीग्रेशन थियरी एमएससी में ही पढ़ाई जाती थी। बाद में रीमान वाला 3rd ईयर में खिसक के आ गया और वो दोनों पीजी में अभी भी हैं। लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें पता नहीं सिलेबस बनाने वालों को क्या सूझा, रीमान इंटीग्रेशन उन्होंने बीएससी प्रीवियस के फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया। लाहौल बिला कोई फर्स्ट सेमेस्टर में कितना इमेच्योर बच्चा है, वो रीमान इंटीग्रेबिलिटी जैसी चीज़ को पढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी उनको दिक्कत होगी। तो मैं ये जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर को दिमाग में रख के नहीं बना रहा हूँ, ये मैं बीएससी 3rd ईयर को दिमाग में रख के बना रहा हूँ, यानी बहुत विस्तार से बनाऊँगा। अब बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा अगर ये प्लेलिस्ट देख रहा है तो अपने क्षमता के हिसाब से तैयारी करें। मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा जितना मैं मैटर दे रहा हूँ सब पढ़े, संभाल ही नहीं पाएगा, वो संभाल ही नहीं पाएगा। और अगर कोई पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक से एक धुरंधर बच्चे होते हैं, एक से एक अच्छे बच्चे होते हैं। ऐसी बात थोड़ी कि सारे बच्चे सामान्य होते हैं। तो मैं इसको आप पे छोड़ दे रहा हूँ, मैटर तो मैं पूरा दे दूँगा, बहुत विस्तार से सब प्रूव करा दूँगा। थैंक यू।